पिछले क्लास तक हम लोग टोटल 6 थ्योरम डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा थ्योरम नंबर 7 है। एनसीईआरटी में थ्योरम का नंबर ये मिसमैच हो सकता है, लेकिन हम वो 2 थ्योरम नहीं करवाए हैं, बड़ा आसान सा है, उससे लगभग सवाल भी नहीं पूछा जाता है, इसलिए हम वो 2 इग्नोर कर दिए हैं। ठीक है, और ये है आपका मिड पॉइंट थ्योरम। बड़ा सा जो स्टेटमेंट दिख रहा है ना, इसको सिंपली कहा जाता है मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, शॉर्ट में यदि कहना हो तो आप इसको मिड पॉइंट थ्योरम भी कह सकते हैं। इसका ना एक कन्वर्स भी है, इसका जस्ट इसका उल्टा है। तो जो हम लोग अभी यहाँ पे साबित करेंगे जस्ट इसका उल्टा है, वो भी नहीं पूछा जाता है। बेसिकली एनसीईआरटी में आपका टोटल 10 थ्योरम है। ठीक है, 10 थ्योरम में 6 हम करवा चुके हैं और ये 7वां है। इसका कन्वर्स जो है वो भी हम नहीं करवाएंगे, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा है ना। इसमें हम लोग साबित करेंगे कि एक जो हम लोग लाइन खींचेंगे मिड पॉइंट को जोड़ते हुए, वो तीसरे साइड्स के पैरेलल होगा। जस्ट इसका उल्टा है, वो कन्वर्स है, उतना नहीं पूछा जाता है। इन 10 थ्योरम में से जो सबसे ज्यादा थ्योरम एग्जाम में कोई पूछा जाता है तो वो है आपका ये मिड पॉइंट थ्योरम, क्योंकि सबसे ज्यादा दम इसी में है और सबसे ज्यादा सवाल इसी से आता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी का सवाल चाहे उठा के देख लो, चाहे आरएस अग्रवाल का, चाहे आरडी शर्मा, किसी बुक का सवाल उठा के आप देखेंगे तो मिड पॉइंट थ्योरम से सवाल सबसे ज्यादा आता है ना। और एग्जाम में कोई थ्योरम पूछे ना पूछे, ये जरूर पूछता है, आप इसको लिख के ले लो। ठीक है, तो इस वाले को ध्यान से देखना। हालांकि जो भी हम लोग अभी तक बात किए 6 थ्योरम, हालांकि वो भी पूछ लेता है, ऐसा बात नहीं, हम नहीं कह रहे कि नहीं पूछेगा, लेकिन नहीं ना के बराबर पूछता है वो, क्योंकि बड़ा आसान सा होता है वो सब, है ना, उसमें उतना दिमाग नहीं लगाना होता है। लेकिन ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप देखिएगा। और यही हमारा इस चैप्टर का लास्ट थ्योरम होने वाला है। ठीक है, और 2-3 बच गया, बड़ा आसान था, इसलिए हम उसको नहीं करवा रहे। आगे देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side। समझ में नहीं आया होगा ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको ब्रेक करके पढ़ो, समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ देखो, the line segment joining the midpoints लिखा हुआ है of two sides of a triangle, यानी कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 साइड होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं केवल 2 साइड का। तो एक ट्रायंगल लो और उस ट्रायंगल का कोई भी 2 साइड ले लो। अभी ड्रॉ करेंगे ना तो अभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो कोई भी एक पहले ट्रायंगल बना लो, चलो हम लोग बनाते हुए चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है। चलो इसको रेड ब्लैक से कर देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाइए। ट्रायंगल का 3 साइड होता है, आपको मालूम है। आप कुछ नाम दे दीजिए इसका, ए बी सी, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी। ठीक है, अब आगे फिर से पढ़ो, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि इस ट्रायंगल का 3 साइड है और 3 साइड में से किसी 2 साइड पे आपको क्या करना है, मिड पॉइंट ड्रॉ करना है। मिड पॉइंट का मतलब होता है कोई एक लाइन, उसके बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट। तो इस ट्रायंगल का आप कोई भी 2 साइड ले सकते हैं, कोई भी 2 साइड। आप चाहे तो ये दोनों ले सकते हैं, आप चाहे तो ये दोनों ले सकते हैं, आप चाहे तो ये दोनों भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोग ह्यूमन हैं तो हम लोगों को सीधा चीज जल्दी समझ में आता है, तो हम लोग एक ये वाला साइड और एक ये वाला साइड ले लेंगे। ठीक है, तो इस 2 साइड पे आपको 2 मिड पॉइंट बनाना है। ठीक है, और मिड पॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच। ठीक है, तो ए बी पे यदि आप एक मिड पॉइंट बनाएंगे तो सपोज मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ये मिड पॉइंट ठीक लग रहा है, बिल्कुल बीचों बीच लग रहा है। उसी प्रकार से इस वाले साइड पे भी आपको एक मिड पॉइंट बना लेना है, ये वाला, और इन दोनों को ज्वाइन कर देना है, तभी तो हमारा एक लाइन सेगमेंट बनेगा। क्या, हाँ या ना? क्योंकि 2 पॉइंट को यदि आप आपस में मैच करेंगे तभी आपका एक लाइन सेगमेंट बनेगा। अब जरा डेफिनेशन को फिर से पढ़ो, क्या लिखा हुआ था, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। तो लाइन सेगमेंट, कौन सा लाइन सेगमेंट, जो हमने अभी ड्रॉ किया है, तो वो ज्वाइन करेगा मिड पॉइंट्स को, 2 मिड पॉइंट्स को वो ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के 2 साइड पे आपने 2 मिड पॉइंट को बनाया और उन दोनों मिड पॉइंट को ये वाला लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है। तो यहां तक का तो डेफिनेशन समझ में आ गया है ना। इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो जो आपने लाइन सेगमेंट यहां पे खींचा है, पॉइंट्स को जो आपने मैच किया है, वो लाइन सेगमेंट इस ट्रायंगल के तीसरे साइड के पैरेलल होगा। तो पहला साइड आपने ये वाला माना था, सेकंड वाला साइड आपने ये वाला माना, तो बच कौन सा गया, नीचे वाला। तो ये वाला जो है ना लाइन सेगमेंट,
इसके पैरेलल होगा, यही आपको साबित करके दिखाना है। ठीक है, तो देखने से तो लग रहा है पैरेलल, लेकिन साबित तो करना पड़ेगा, अब पूछ लिया है तो करना पड़ेगा, है ना। अच्छा एक चीज और, इसी थ्योरम में ना एक चीज और ऐड किया जाता है, हम अभी नहीं वो ऐड करेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन ऐड करके बता देंगे। लेकिन एनसीईआरटी में इस थ्योरम का नाम केवल इतना ही है। लेकिन यदि आप आरएस अग्रवाल को पलट के देखेंगे मिड पॉइंट थ्योरम को, तो उसमें ना इसमें थोड़ा सा कुछ और ऐड किया हुआ है, तो हम बाद में बता देंगे, इसी में बताएंगे लेकिन बाद में। लेकिन पहले ये तो समझ में आ जाए कि एनसीईआरटी में जो है वो क्या कहना चाह रहा है। तो फिलहाल अभी ये हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है। तो आप इसका कुछ नाम दे सकते हैं, सपोज ए बी सी हम लोग कर चुके हैं ना, तो इसका नाम डी दे दो और इसका नाम सपोज ई दे दो। नाम देने का तो कुछ भी नाम दे सकते हैं हम लोग। चलो इतना समझ में आ गया। चूंकि थ्योरम है तो आपको वही पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन का जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन फिर प्रूफ, है ना। तो आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, यही चीज आपको समझना है। और यही चीज लगभग हर एक एग्जाम में आपसे, हर एक नहीं, जॉब एग्जाम होने वाला उसमें पूछेगा ही पूछेगा, गारंटी, आप इसको लिख के ले लो। चलो गिवन हमने आपको बार बार बताया है कि गिवन में क्या लिखना होता है, जो स्टेटमेंट में आपको दिया हुआ है ना उसी से खोज के निकालना होता है और गिवन में उसको लिख देना होता है। तो जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो आपका एक स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ था, स्टेटमेंट को हमने तोड़ा, फिगर के रूप में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो जो फिगर आप देख रहे हैं उसी को यहाँ पे लिख दो। आप क्या क्या देख रहे हैं फिगर में, जरा देखो तो, फिगर में आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ए बी सी, ऐसे लिखो ए बी सी इज अ ट्रायंगल, ए बी सी आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। अब आगे देखो, चूंकि आपने मान लिया है कि साइड ए बी पे ये डी हमारा जो पॉइंट है वो मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना ए डी होगा उतना ही बी डी होगा, कह सकते हैं क्या। देखो मिड पॉइंट का मतलब भी होता है ना कि एक पॉइंट होगा बीच में और दो अलग अलग हिस्से में उसको ब्रेक कर दो। क्योंकि हमारा ये ए बी एक साइड है और उस साइड के ऊपर हमारा डी एक मिड पॉइंट है, इसका मतलब हुआ कि जितना ये हमारा होगा उतना ही ये होगा। उसी प्रकार से जितना ये होगा उतना ये होगा, होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं और लिखना पड़ेगा क्योंकि आगे काम आएगा ये चीज, है ना। तो फिर ढूंढते रह जाओगे कि कहाँ है ये चीज, नहीं मिलेगा। तो जो पहले वहां पे दिख रहा है ना उसको यहाँ पे लिख लो। क्या दिख रहा है वहां पे दिख रहा है कि जितना एडी होगा उतना ही बीडी होगा, पहला ये दिख रहा है आपको। और सेकंड क्या दिख रहा है, जितना ए होगा उतना ही ए और उतना ही सी, ये आपको गिवन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं अब टू प्रूव क्या करना था आपको, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। कौन सा थर्ड साइड के पैरेलल होना चाहिए, ये वाला लाइन सेगमेंट, तो डीई आपको प्रूव करना है कि डीई जो है ना वो पैरेलल है किसके साथ, बीसी के साथ। यही आपको साबित करना है। इतना साबित करने के लिए अभी देखो कितना लंबा प्रोसेस चलेगा हमारा, केवल यही साबित करना है, ठीक है। अब आगे कंस्ट्रक्शन, इसमें कंस्ट्रक्शन का जरूरत है तो कंस्ट्रक्शन भी हमको करना पड़ेगा। देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में आपको करना क्या ना, ये जो यहां पे दिख रहा है डीई, इसको प्रोड्यूस करना है, डीई को प्रोड्यूस करना है। आप इसको प्रोड्यूस करो, इसका नाम दे सकते हो आप एफ, कुछ भी नाम दे दो एफ, क्योंकि ए बी सी डी ई हो चुका था तो एफ दे दो, ठीक है। लेकिन किस तरीके से करना है प्रोड्यूस, देखो यहां पे लिखो, यहां पे प्रोड्यूस, या फिर प्रोड्यूस के जगह पे आप एक वर्ड इस्तेमाल और कर सकते हैं एक्सटेंड, है ना। तो प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस डीई टू एफ such that DE is equals to EF, यानी कि आपको ये DE को इस प्रकार से F तक प्रोड्यूस करना है कि DE EF के बराबर हो जाए, यानी कि दोनों का लेंथ क्या हो, बराबर हो, इतना ही आपको प्रोड्यूस करना है, ज्यादा ना बड़ा ना छोटा, बराबर करना है, ठीक है। अब आगे आपको इस F पॉइंट को इस C से ज्वाइन कर देना है, ज्वाइन कर दो। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया होगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप स्केल से करेंगे बन जाएगा। उसके बाद ज्वाइन CF,
CF को ज्वाइन कर दो। ये कंस्ट्रक्शन करना था आपको। क्यों कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अभी जरूरत है, इसका जरूरत है, वो सब चीज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ तक में कोई डाउट किसी को, ये बात समझ में आया है? चलो आगे। अब हमारा मेन काम यहाँ से चालू होता है प्रूफ। चलो पहले कुछ देख लो, छूट तो नहीं रहा है? नहीं, ये साइड इसके बराबर है, ये हमने लिख दिया है, ये इसके बराबर है, ये भी हमने लिख दिया है, इसको प्रोड्यूस हम लोग कर चुके हैं और इसको हम ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि जितना साइड हमारा ये है उतना ही ये है ना? जितना हमारा ये है उतना ही हमारा ये है। क्यों? क्योंकि अभी ई हमारा क्या था, एक मिड पॉइंट था। उसी प्रकार से अभी तुरंत हम लोग जब प्रोड्यूस किए हैं सच दैट डी ई बराबर ई एफ, यानी कि ये वाला 1 2 3 1 2 3 ये वाला साइड इसके बराबर होगा। इतना कुछ आपको देखो यहाँ पे ना, हम फिगर में बेसिकली इसे लोकेट क्यों कर रहे हैं मालूम है? ताकि बार बार हमको इधर ना देखना पड़े, वहीं से देख के पता चल जाए, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रूफ, ये मेन है। प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे 2 ट्रायंगल लेंगे। देखो ध्यान से ना, यहाँ पे आपको 2 ही ट्रायंगल नजर आ रहा होगा, हालांकि ये 3 ट्रायंगल है, एक बहुत बड़ा वाला उसको छोड़ दो, एक ये वाला और एक ये वाला। ये 2 ट्रायंगल ले लो पहले, है ना? इस ट्रायंगल का नाम ADE ले लो, है ना? चलो ये थ्योरम समझ गए ना? ये थ्योरम समझ गए तो पक्का एग्जाम में इसको लिख ही दोगे, क्योंकि यही पूछा जाएगा। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल, नीचे वाले का नाम बता दो, EFC। EFC, इन्हीं दोनों ट्रायंगल के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है? आगे देखो चलो, इसमें बहुत कुछ हम लोगों को सिमिलर दिख रहा है। क्या सिमिलर दिख रहा है? देखो, इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड इस वाले ट्रायंगल के इस साइड के बराबर होगा। कैसे? क्योंकि ई हमारा क्या, एक मिड पॉइंट है ना? तो AE इज इक्वल्स टू CE। रीजन क्या लिखोगे आप? रीजन गिवन लिख दो। क्यों गिवन लिखेंगे भाई? क्योंकि यहाँ पे हमारा ये हो चुका था, AE बराबर CE, यानी कि गिवन। बात नहीं, आगे। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है? देखो, जितना ये एंगल होगा क्या उतना ही ये एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना? बिल्कुल होगा। तो एंगल का नाम बता दो, क्या लिखेंगे? हाँ, एंगल AED इज इक्वल टू एंगल FEC। रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि VOA हो गया। उसके बाद इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड इक्वल होगा। कहां से मालूम चला हमको? नहीं, कंस्ट्रक्शन से। आगे, तो DE इज इक्वल्स टू EF। रीजन लिखेंगे बाई कंस्ट्रक्शन से हमको मालूम चलता है, ठीक है? तो अब यदि आप गौर करेंगे तो ये साइड एंगल साइड के हिसाब से दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, ठीक है? तो यहां पे आप लिख सकते हो हैंस ट्रायंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EFC। रीजन बाई SAS, यानी कि सास। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। बाई SAS। अब अभी तक तो केवल हम लोग कॉन्ग्रुएंट साबित किए हैं, है ना? अभी मेन काम तो हमारा भी बाकी है। अब देखो, अब चूंकि हम लोग कॉन्ग्रुएंट साबित कर चुके हैं तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि इस वाले ट्रायंगल का ये वाला साइड जितना होगा इस वाले ट्रायंगल के इस साइड के बराबर होगा, बाय सिंप्लिसिटी। क्योंकि देखो, एक बार जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ना, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब इस ट्रायंगल का सारा एंगल, सारा साइड दूसरे वाले ट्रायंगल के सारे एंगल सारे साइड के बराबर होता है। तो इस हिसाब से जब दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो इस वाले ट्रायंगल का ये साइड और इस वाले ट्रायंगल का ये साइड आपस में इक्वल होंगे, है ना? तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं क्या उसको हम लोग बार बार नाम दे रहे थे? AD ना? चलो कर लो, AD ही कर लो। AD इज इक्वल्स टू CF या फिर FC। जो एक बार लिख दियो वही लिख दो, CF लिख दो। सो AD इज इक्वल्स टू CF बाय CPCT, ठीक है? अब आगे देखो,
ये वाला साइड इसके बराबर हो गया बाई CP/CT, ठीक है। तो अब एक बात बताओ कि जब ये वाला साइड के बराबर ये वाला हमारा साइड हुआ तो क्या इस साइड के बराबर भी ये होगा? क्यों? क्योंकि ये जितना है उतना ही तो ये है कि नहीं? क्योंकि ये हमारा डी क्या था, एक मिड पॉइंट था। तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, AD जो है, सुनो पहले, AD जो है वो CF के बराबर है बाई CP/CT। तो जब AD हमारा CF के बराबर है तो हमारा BD है ना, हाँ BD के बराबर भी CF होगा। जब AD के बराबर हमारा इसके बराबर जब ये है तो इसके बराबर भी ये होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या था, इक्वल था बाय मिड पॉइंट D, है ना। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं, लेकिन यहां पे रीजन क्या लिख देना, D इज द मिड पॉइंट। रीजन लिख दो, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। D जो है वो AB का मिड पॉइंट था, इसलिए हमारा जितना AD है उतना ही BD है, तो AD के बदले हम लोग BD भी लिख सकते हैं। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो इस मायने में हमको यहाँ पे क्या मिल गया, हमको यहाँ पे ये मिल गया कि जितना हमारा ये है ये वाला साइड उतना ही हमारा ये वाला भी साइड है। ये तो हमको मिल गया, ये पहला चीज हमको मिल गया। तो इसको आप मान लो फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो, अब ध्यान से सुनना, ठीक है। अब चूंकि ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट भी है तो जितना एंगल ये वाला होगा क्या उतना ही एंगल ये होगा बाई CP/CT, क्या? क्योंकि दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा बाई CP/CT, है ना। तो यहां पे आप ये भी लिख सकते हो, एंगल ऊपर वाले का नाम DAE कह सकते हैं हम लोग, एंगल DAE इज इक्वल्स टू एंगल FCE। रीजन आप देख सकते हैं बाई CP/CT, बाई CP/CT। चलो, लेकिन एक चीज और गौर करो तो मालूम चलेगा कि यदि ये एंगल हमारा इस एंगल के बराबर है तो क्या ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं लग रहा है क्या? थोड़ा सा कैसे सोचना, देखो ये जो दिख रहा है ना फिगर, ये इससे भी फिलहाल है, इसको थोड़ा सा इसे कर लो, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपको पैरेलल नजर आएगा। हाँ, पैरेलल नजर आएगा, कौन सा, AB और FC पैरेलल नजर आएगा, और ये जो AC है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा होगा, है ना। तो अभी तुरंत आपने माना कि ये दोनों जो है बाई CP/CT से दोनों एंगल बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी तो है ना। तो आप यहां पे लिखोगे बट these angles are alternate interior angles, but these angles are alternate interior angles। अब चूंकि दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बनता है, जब दोनों साइड हमारा दोनों लाइन आपस में पैरेलल होता है। तो जब ये वाला इस एंगल के बराबर है बाई CP/CT और दोनों आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, तो इस हिसाब से हमारा ये AB CF के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो यहां पे आप लिख दो, चलो ऊपर लिख देते हैं आप, AB is parallel to FC, ठीक है। अब ये बड़ा बेसिक सा हम बताने जा रहे हैं, शायद ये आप लोगों को मालूम भी हो। देखो, जब हमारा ये पूरा AB FC के पैरेलल है तो क्या ये वाला भी हिस्सा इसके पैरेलल नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। यानी कि जब ये AB पूरा इसके पैरेलल है तो ये भी तो इसके पैरेलल होगा। ये तो बड़ा सिंपल सी बात है। तो आप यहां पे लिख सकते हो कि BD बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं ना, BD यूज कर रहे हैं ना, हाँ। तो इस हिसाब से हमारा BD जो है वो भी FC के पैरेलल होगा, और इसको आप मान लो सेकंड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
FC नहीं, बार बार हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, CF यूज कर रहे हैं, CF। चलो अब देखो कौन सा, अच्छा यहाँ पे भी है, CF कर लो इसको, हालांकि वो भी सही है लेकिन जो एक बार यूज कर लिए वही ठीक लगता है बार बार। देखो ध्यान से, AB बराबर CF। आगे इसको हम सेकंड मान चुके हैं, ठीक है। अब देखो पहला वाला हमने इसको माना, ठीक है, सेकंड वाला हमने इसको माना। इन दोनों में आपको सिमिलर क्या दिख रहा है, जरा देखो तो। नहीं BD नहीं, दोनों साइड आपको नजर आ रहा होगा। देखो ध्यान से, यहां पे BD जो है वो CF के बराबर है, BD CF के बराबर है, यानी कि ये साइड इसके बराबर भी है और सेकंड के हिसाब से ये वाला साइड इसके पैरेलल भी है। तो जब ये दोनों साइड हमारा आपस में फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे कहाँ गया, ये वाला, और सेकंड वाला ये, इन दोनों के हिसाब से जब ये साइड आपस में बराबर भी है, दोनों आपस में इक्वल भी है, तो इस मायने में हमारा DFCB एक पैरेललोग्राम है। क्या है, पैरेललोग्राम है। आपको लग रहा होगा कि सर केवल आपने इन दोनों को बराबर और पैरेलल साबित कर दिया तो क्या ये पूरा पैरेललोग्राम हो गया? जवाब है हाँ। मालूम है क्यों? क्योंकि देखो यदि ये दोनों आपस में बराबर है और पैरेलल भी है तो इसका मतलब है कि ये लाइन सीधा जाएगा और ये भी सीधा जाएगा। नहीं, कैसे? देखो नहीं लग रहा है ना, ठीक है। लेकिन हाँ यदि इसका बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ट्रेपेजियम दिख रहा होगा, लेकिन उतना हमको नहीं करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहले और दूसरे को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि DFCB इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये हमारा DFCB एक पैरेललोग्राम हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा DF किसके पैरेलल होगा? BC के पैरेलल होगा। पैरेललोग्राम में तो पैरेलल होगा, है ना। तो DF इज पैरेलल टू BC। अब फिर से वही कॉमन वाला बात पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। जब ये पूरा का पूरा हमारा DF BC के पैरेलल है तो इसका ये आधा सा हिस्सा D वो भी BC के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब ये पूरा पैरेलल है इसके तो ये आधा भी तो इसके पैरेलल होगा, बिल्कुल होगा। तो यहां पे आप लिख सकते हो DE इज पैरेलल टू BC। क्या यही आपको साबित करना था? बिल्कुल यही साबित करना था। आ गया, है ना। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा प्रूफ। लेकिन हम बोले थे कि कभी कभी जो है ना इसी क्वेश्चन में, हालांकि एनसीईआरटी में तो इतना ही है, लेकिन इतना ही है, लेकिन आरएस अग्रवाल को आप देखोगे ना तो इसमें थोड़ा सा ना 2-3 वर्ड ऐड किया गया है ना। तो हम दोनों बता देते हैं। यदि आपसे केवल इतना तक पूछा जाए एग्जाम में, मान लो इतना ही तक केवल आई स्टेटमेंट, और देखो हम इतना गौर और इतना सावधानी के साथ इस थ्योरम को क्यों बता रहे हैं मालूम है? क्योंकि कोई थ्योरम पूछे ना पूछे, ये थ्योरम जरूर पूछेगा, ठीक है। तो इसमें दोनों चीज आता है। हालांकि होता तो हम एक चीज बता के निकल सकते थे, एनसीईआरटी में जो है वो बता देते, निकल जाते, लेकिन आरएस अग्रवाल का जो मिड पॉइंट थ्योरम का डेफिनेशन है वो ये है, इतना है, लेकिन 2-3 टर्म है ना और उसमें ऐड किया गया है। तो आपसे चाहे एनसीईआरटी वाला पूछ ले मिड थ्योरम, चाहे आरएस अग्रवाल वाला पूछ ले, बनेगा इसे ही, ठीक है, दोनों में पूछ ले। लेकिन यहां तक आप तभी बनाइएगा जब केवल यहां तक पूछा जाए। अब इसमें कुछ ऐड होगा, उसके बाद आगे बनाइएगा, ठीक है। चलो अब इसमें क्या ऐड है देखो, एक ही चीज इसमें ऐड है। क्या ऐड है? एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, एंड इक्वल टू, यहां पे लिख दे एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, बस इतना ही। पहले आपका यहां तक था, ठीक है, हम यहां पे कॉमा देते रहे ताकि आपको मालूम चलता रहे एनसीईआरटी में केवल इतना दूर तक है और आरएस अग्रवाल में ये थोड़ा सा केवल इतना तक ऐड किया गया है, ठीक है। और इतना ऐड किया गया है तो इसके लिए ना आपको बहुत बड़ा आप नहीं काम करना है, मात्र 2 लाइन काम करना है, उसके बाद पूरा काम हो जाएगा, ठीक है। चलो तो अब चूंकि पूरा स्टेटमेंट आप एक बार पढ़ो ध्यान से। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, यानी कि ये वाला लाइन सेगमेंट जो आपने मिड पॉइंट को ज्वाइन किया था वो इसके पैरेलल भी आपको साबित करना है, एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। और
जो आपने इसको ज्वाइन किया है ना, ये वाला साइड हाफ है, किससे हाफ है, इससे, यानी कि ये 2 गुना है तो ये 1 ही गुना है, ये 10 है तो ये 5 ही है, ये भी आपको साबित करना है। बस यही चीज एक्स्ट्रा है और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, बाकी सब चीज वो सेम बनेगा। तो अब चूंकि आपको वो भी प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ में भी आपको क्या करना पड़ेगा, एक चीज ऐड करना पड़ेगा, है ना। क्या ऐड करना पड़ेगा देख लो, आपको इसमें एक चीज ऐड करना है, बस क्या, यहाँ पे भी हम कॉमा डाल रहे हैं ताकि आपको मालूम चले। यहाँ पे आपको ऐड ये करना है कि जो डी है ना वो बीसी के हाफ है, बस डी जो है वो बीसी के हाफ है, यानी कि ये 10 सेंटीमीटर है तो ये मात्र 5 सेंटीमीटर है, यही आपको साबित करना है। बस इतना ही आपको इसमें बदलाव करना था। पहला बदलाव यहाँ पे ऐड किया हमने, उसको जब आप ऐड कर दिया मतलब कि आपको एक चीज और प्रूफ करना है, तो प्रूफ करना है तो टू प्रूफ में लिखोगे ना, ये तो आपने प्रूफ कर दिया, इसको प्रूफ करो, अब करेंगे हम लोग, देखो यहाँ ध्यान से। अब ये यहां तक ना आपका केवल इतना दूर तक का प्रूफ है, जो एक्स्ट्रा आप ऐड किए हैं उसको आप कैसे प्रूफ करेंगे, देखो ध्यान से। चलो एक बात कोई भी बता सकता है हमको कि ये जो हमारा पूरा साइड डीएफ है, पूरा साइड ध्यान से सुनना, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है। डीएफ जो हमारा पूरा साइड है वो जितना डी है उतना ही ईएफ है कि नहीं, बताओ। पैरेललोग्राम नहीं, बाय कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन दिखाते हैं, कहां गया ये वाला, जितना डी है उतना ही ईएफ है ना, यानी कि डी हमारा पूरा साइड हो गया एक, और ये हमारा हो गया एक साइड, और ये हो गया एक साइड, अलग अलग बात करें तो जितना ये है उतना ही ये है। कहां से मालूम चला हमको, कंस्ट्रक्शन से मालूम चला, है ना। अब देखो जब इतना ये दोनों आपस में बराबर है तो क्या हम लोग इसको केवल डीई को 2DE लिख सकते हैं क्या, बताइए। बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि देखो ये भी डीई के बराबर है, ये तो है ही, और ये भी डीई के बराबर ही है, तो इसको हम लोग 2DE लिख सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। तो 2DE हमने इसको लिखा, तो जितना ये वाला हमारा साइड होता है ऊपर वाला उतना ही तो ये होता है, क्योंकि पैरेललोग्राम है ना, तो ये हमारा कितना होगा, बीसी के बराबर होगा। यहां तक में कोई डाउट नहीं, बस हो तो गया, डीई बराबर हाफ बीसी, बस यही आपको एक्स्ट्रा प्रूफ करना था, ठीक है। क्या इसमें हम ट्रिक लगाए हैं, ट्रिक यह है कि देखो भाई डी एफ सी बी एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम है तो डीई हमारा, सॉरी डीएफ क्या हुआ, एक साइड हुआ, और जितना ये है उतना ही ये है बाय कंस्ट्रक्शन, तो केवल इसको हम लोग 2DE लिख सकते हैं, तो 2DE बराबर BC, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं, तो 2DE के बराबर ये हो गया, इस 2 को इधर भेजोगे डिवाइड में चला जाएगा, और यही चीज आपको यहाँ पे भी प्रूफ करना था, है ना। तो इतना कर देने के बाद आपके सामने एक बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है हैंड्स प्रूव्ड। देखो हम ना इस थ्योरम में आरएस अग्रवाल को भी साथ लेके चले हैं और एनसीईआरटी को भी साथ लेके चले हैं, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा आपको बता देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहां तक जो हमने कॉमा डाला है ना, यहां तक ही केवल आपके एनसीईआरटी में है, ठीक है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यदि पूछे, यानी कि यहां तक केवल पूछे, तो आप ये डायग्राम बना के यहां तक प्रूफ करके छोड़ सकते हो, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ये वाला भी स्टेटमेंट ऐड कर दे एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, तो आपको वो तो डायग्राम बनाना ही है, टू प्रूव में ये चीज ऐड कर देना है, और ये 2 लाइन और एक्स्ट्रा बना देना है, उसके बाद हैंड्स प्रूफ लिख दो, बन गया मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। तो एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल में बस थोड़ा सा ऐड करना था, एक ये चीज और एक ये 2 लाइन, बस हो गया। चलो ऑनलाइन वाले बच्चे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये है आपका पूरा का पूरा मिड पॉइंट थ्योरम, और यही मिड पॉइंट थ्योरम जो है पूरे थ्योरम में से मजेदार है, बाकी सब तो आसान था, समय पैरेललोग्राम साबित करना था, ये बहुत आसान था, सब हलवा था सब, ये वाला सवाल थोड़ा सा मजेदार था, ठीक है। चलिए हाँ स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे कोई डाउट आप लोगों को इसमें नहीं ना। चलो यहाँ तक यानी कि आज से क्लास तक हम लोग जितना भी इंपॉर्टेंट थ्योरम था जो कि एग्जाम में पूछा जाता है ना, हालांकि 10 है, हमने 7 बता दिया आपको, 3 है जो कि बड़ा आसान है, वो पूछा भी नहीं जाता है, और 3 लगभग जो हमने नहीं बताया है ना वो कन्वर्स है, उसका उल्टा है, लेकिन जो मेन है वो हमने बता दिया है, ठीक है। तो अब हमारा जो अगले वाले क्लास से काम चालू होगा
वो होगा सवालों का सिलसिला। ठीक है, यानी कि अब हमारा केवल सवाल बनाने का काम चलेगा। थ्योरम हमने आपको बता दिया है सातों का सातों। सातों थ्योरम ना याद रहे तो कम से कम ये वाला थ्योरम जरूर याद रखना। ठीक है, हाँ ठीक है, चलिए मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।